और चलिए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। आज जारी होगा यूपी सरकार की जो गाइडलाइन है, आज जारी हो जाएगी। सीएम, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मीटिंग करेंगे। लॉकडाउन 4 का स्वरूप, रूपरेखा तय होगी, किसे छूट मिलेगी, किसमें सख्ती होगी, ये तय हो जाएगा। शाम 5:30 बजे 5 कालिदास मार्ग आवास पर यह बैठक है, यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। आज उत्तर प्रदेश में सरकार की गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में होंगे। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, जिस तरीके से मीटिंग होने वाली है उसमें क्या ये सारी चीजें बता दी जाएंगी कि क्या सख्ती होगी, कहाँ नरमी, क्योंकि इस बार बहुत कुछ तय करने का जो स्वतंत्रता है वो केंद्र सरकार ने राज्यों को दी है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि कल जो केंद्र ने अपनी गाइडलाइन जारी की है और आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी अब राज्यों की ज्यादा बढ़ गई है। 5 अलग अलग अब जोन बनाने हैं, वो राज्य तय करेंगे कि कौन सा बफर जोन होगा, कौन सा रेड जोन होगा, ऑरेंज और ग्रीन जोन होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो अपने सहयोगी हैं मंत्रिमंडल के, उनको भी बुलाया है। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं, उनको भी बुलाया है। उनसे फीडबैक लेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या छूट दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए शिक्षा में, तो वहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री को भी बुलाया गया है। उनसे पूछा जा सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अलग अलग जो विभागों के मंत्री हैं उनको भी इसीलिए बुलाया गया है। 5:30 बजे ये बैठक होगी, डिस्कशन होगा कि क्या स्वरूप होगा लॉकडाउन 4 का, कहाँ रियायत देनी है, जहां पर मामले बढ़ रहे हैं क्या वहां पर कोई छूट देनी है या नहीं देनी है, और जहां पर मामले कम है क्या वहां पर सब चीजों को खोलने के लिए, खासतौर से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सब चीजों को क्या खोल दिया जाए। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर ये बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। बिल्कुल अनुभव, हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ और अहम खबरें हैं जिस पर आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को धमकी मिली है। फोन पर ओम प्रकाश राजभर को धमकी दी गई, राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं राजभर। गाजीपुर के कासिमाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ओम प्रकाश राजभर ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को धमकी दी गई है फोन पर जान से मारने की। हालांकि उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। गाजीपुर के कासिमाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अनुभव हमारे साथ बने हुए। अनुभव, क्या जानकारी है? ये कल अचानक उनके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आया और जब उन्होंने फोन उठाया तब उन्हें धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। आप जानते हैं किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जब सरकार में थे तो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे, और फिर बाद में रिश्ते ऐसे तल्ख हुए 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद कि उनको हटा दिया गया था मंत्रिमंडल से। उसके बाद से उनके जो स्वर हैं, विरोधी स्वर हैं सरकार के खिलाफ, वो लगातार बोलते रहते हैं और तमाम सारे अपनी पार्टी के लिए वो कार्यक्रम भी करते रहते हैं। पर इन्हीं सारी चीजों को लेकर कल वो, उनका कहना है कि एक व्यक्ति ने फोन किया है, उनको जान से मारने की धमकी दी है और इसीलिए उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है। सरकार से अब मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर, उनको पहले भी धमकी मिल चुकी है, उनके बेटे के ऊपर हमला भी हो चुका है। तो इन सारे रीजन को देते हुए वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया अनुभव, जानकारी और अपडेट्स के लिए। और बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। दोनों मृतकों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। एक महिला समेत 2 लोग मुंबई से लौटे थे। महिला की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। होम क्वारंटीन में भी एक युवक ने दम तोड़ दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो दोनों मृतकों के जो सैंपल हैं वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं। और ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर मौत किस वजह से हुई। तो बड़ी खबर बस्ती से है, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। दोनों मृतकों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। एक महिला समेत 2 लोग मुंबई से लौटे थे। महिला की मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। होम क्वारंटीन में भी जो 2 युवकों को रखा गया था उनमें से एक युवक ने दम तोड़ दिया।
और गाजियाबाद में लोगों ने हंगामा कर दिया। राशन नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरीके से समझाकर लोगों को शांत कराया। लोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो गाजियाबाद में हंगामा हुआ। दरअसल राशन की मांग पर यह हंगामा हुआ है। लोगों का आरोप है कि उनको राशन नहीं मिल रहा है और इसी बात से गुस्साए लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा कर दिया। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आप देखिए, हंगामा हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान यहां पर नहीं है। हालांकि बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इनको समझा बुझाकर शांत कराया, वापस भेजा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस हंगामे का जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी है कि इस सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ी हैं उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए जाम के हालात भी बन गए। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की तस्वीर है जहां पर राशन नहीं मिल रहा था। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और उन लोगों ने जमकर हंगामा किया, बवाल हो गया। हालांकि बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया। लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन कोरोना मरीजों के आंकड़े की अगर बात करें तो ये 96,000 से ज़्यादा हो गए। देश में कोरोना लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन का चौथा फेज है जो आज यानी कि 18 मई से 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन के तीसरे फेज के खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को लॉकडाउन जारी रखने की सिफारिश की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्या खुलेंगे क्या बंद रहेंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार के दफ्तर खुलेंगे लेकिन मेट्रो सेवा, सार्वजनिक परिवहन बंद होगा। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। बस सेवा चलेंगी लेकिन राज्यों की सहमति से। रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। होम डिलीवरी चालू रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। स्टेडियम चल सकते हैं लेकिन दर्शक बैठाने की छूट नहीं होगी। केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस सामने आ चुकी हैं और छूट कोई नई नहीं मिली है। जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में नियम थे वो नियम लागू रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शर्तों के साथ खुल सकता है लेकिन ये राज्य सरकारें तय करेंगी। 3 मई से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हुई थी। और लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है। इसी का जायजा लेने के लिए सीधे संवाददाताओं को रुख करते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, नीतीश पांडे वाराणसी से जुड़ गए हैं, बलराम है मेरठ से और देहरादून से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर दिख रही है, काफ़ी भीड़भाड़ आपके पीछे नज़र आ रही है। ये तो लॉकडाउन का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है, लेकिन आपके पीछे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल अवधेश, इस वक्त हम मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जहां शाम को 4 बजे श्रमिकों के लिए ट्रेन छोड़ी जाएगी और यही वजह है कि सुबह 6 बजे से ही यहां पर जो श्रमिक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ जो श्रमिक हैं वो पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में ये श्रमिक बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं अवधेश, ये बहुत भयावह है क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग शब्द देखने को नहीं मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ खुलेआम उड़ रही हैं और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। उनके सामने अगर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिले तो वो अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। जबकि केंद्र सरकार ने साफ तौर से जो लॉकडाउन पार्ट 4 है उसमें भी ये कहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया गया है, हवाई उड़ानें बंद की गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, जो राजनीतिक जनसभाएं हैं उन पर अंकुश लगाया गया है। और यही वजह है कि जो श्रमिकों को भेजने की कवायद थी उसमें भी साफ तौर से गाइडलाइन जारी की गई थी
कि जो भी श्रमिक जाएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन की जाए। बिल्कुल, लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है बलराम, वो दिख रही है स्टेशन के बाहर देखने और को मिल इन्हीं रही है। तस्वीरों के अपने आप साथ में सवाल को सवाल खड़ा कर रही है। लखनऊ लेकर चलते हैं। संतोष, सवाल यही है कि लॉकडाउन बढ़ते रहेंगे, 1 2 3 चौथा आ गया, लेकिन यही स्थिति रहेगी तो हम लोग तो गिनते गिनते थक जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। जिन लोगों की जिम्मेदारी है पालन करवाने की, उनके सामने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई हैं। देखिए, बिल्कुल ये लोगों की जिम्मेदारी भी है और सरकारी मशीनरी तंत्र की भी जिम्मेदारी है कि वो भी लॉकडाउन का पालन कराए। आज लॉकडाउन 4 है। लॉकडाउन 4 के जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है उसमें कुछ रियायत दी गई है, जैसे कि इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको अगर राज्य सरकारें मान जाती हैं तो वो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन चालू हो सके। इसके पीछे मंशा थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं, अगर उत्तर प्रदेश का कोई रहने वाला प्रवासी मजदूर है, लखनऊ से उसको पटना जाना है तो उसको पटना भेजा जा सके। इसके लिए एक ही सरकार, अगर दोनों सरकारों के बीच में सहमति होना बाकी है, होना ज़रूरी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के पालन को लेकर के जो रियायतें दी गई हैं उसका बेजा इस्तेमाल ना हो, ये सरकार को तय करना होगा। आज शाम उत्तर प्रदेश सरकार 5:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 को कैसे सफल बनाया जाए। इसको लेकर के बैठक की जाएगी। अगर लखनऊ की बात करें, जिस तरीके से मेरठ से बलराम ने बताया, लखनऊ में बात करें तो लॉकडाउन 4 का जो पहला दिन है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से रियायत के चलते लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, सड़कों पर वाहन चल रहे हैं। जो लॉकडाउन फर्स्ट फेज में सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता था, हालांकि लोग अपने ही निजी वाहन से चल रहे हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो या कैब नहीं चल रही है, लेकिन लोग अपने ही वाहनों से चल रहे हैं। बाइक्स पर 2-2 लोग बैठ के चल रहे हैं, जबकि बाइक पर एक ही व्यक्ति के सफ़र करने का प्रावधान है। कार के अंदर ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कार में भी ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। यानी धीरे धीरे लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और शायद संतोष यही गलतफहमी है की कोशिश में लोग सोचते हैं कि सबको कोरोना हो जाएगा और हमें नहीं होगा, और यही शायद उनकी गलतफहमी उनको आइसोलेशन सेंटर तक ले जाएगी, लेकिन मानने को तैयार नहीं। सवाल यही कि प्रशासन कितने डंडे चलाए। लोगों की अपनी जिम्मेदारी नाम की चीज भी होती है। नीतीश भी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। नीतीश, बड़ा मलंग शहर है वाराणसी, लेकिन कोरोना के काल में अनुशासन भी वहां दिखा है। फिलहाल स्थिति क्या है, लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने जैसा कहा कि ये मस्त मलंग शहर है और यहाँ पर लोगों ने पालन किया भी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको न तो कोरोना का भय लगता है और न ही प्रशासन का डर है उन्हें। अपने पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, आज लॉकडाउन 4.0 है और आप देखिए ये हाल अभी 10 बजे के लगभग जो टाइम हुआ है, ये हाल अभी का है। और अगर आप सुबह के टाइम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भीड़ रहेगी। आमतौर पे देख सकते हैं सामने बाइक से जो सज्जन जा रहे हैं, 2 लोगों के साथ जा रहे हैं। प्रशासनिक परमिशन नहीं है, सिर्फ 1 लोग के बाइक पर जाने की परमिशन है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो की जाए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि धार्मिक नगरी कही जाती है काशी, तो धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद है। सुरक्षा के लिहाज से कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भक्तों के आगमन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित होगी, इसलिए धार्मिक स्थल को पूरी तरह से प्रतिबंध मतलब बंद किया गया है। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि 4.0 क्या इनके लिए अच्छा होगा या ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करेंगे। नाम जानेंगे आपका? अनूप कुमार बरतरिया। अनूप जी, 4.0 पहले कितनी गलतियां हुई और आगे कितनी गलतियां करना चाह रहे हैं? नहीं, ये बहुत गलत है और गवर्नमेंट को इट शुड टेक अदर करेक्टिव मेजर्स अगेन लेना चाहिए। और बीइंग एबीपी मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ टू द आवर गवर्नमेंट कि एज द योगी एंड मोदी गवर्नमेंट डिड वेल, सो कमेंडली वेल। बिल्कुल, लोग समझ भी रहे हैं नीतीश की पालन करना चाहिए, लेकिन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एक बार उत्तराखंड का भी हाल ले लेते हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। रवि, देहरादून की स्थिति क्या है? वहां पर भी ट्रैफिक बड़े आराम से चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या पालन हो रहा है नियमों का? जी देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन 4.0 का आज पहला दिन है और अगर मैं एक थोड़ा सा तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं देहरादून की,
कि पूरी तरीके से अगर हम यातायात की बात करें तो मुझे लगता है कि आज लोग ज़्यादा घरों से बाहर निकले हैं। सुबह से ज़्यादा जो है चहल पहल आज दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ हम गलत इन लोगों को नहीं ठहराएंगे। मैं आपको बता दूं कि कल से केंद्र की गाइडलाइन जारी हुई हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरीके की गाइडलाइन नहीं दी गई है कि राज्य सरकार क्या करना चाह रही है और क्या करेगी। अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की बैठक होगी, ये साफ हो गया। उस बैठक में जो है तमाम निर्णय लिए जा सकेंगे, ये भी साफ हो गया। लेकिन उत्तराखंड में ना तो अभी तक कोई सरकार की तरफ से इस तरीके की बात आई है कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि हम भी एक तरीके का आकलन लगा रहे हैं कि सरकार ये करेगी और एक गाइडलाइन जारी करेगी। इन लोगों जो लोग ये सड़कों पर हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बंद ना हो जाए, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जैसा चल रहा वैसा ही था। लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति बनी है, इसके पीछे प्रशासन का बड़ा हाथ है। ये साफ है कि अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। इतना वक्त हो गया ना, आपने अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि कोई बैठक आप लेना चाह रहे हैं। आप लेंगे बैठक, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक होंगे किसी और तरीके की तभी कोई चीजें बेहतर हो सकती हैं। शुक्रिया रवि, बलराम आपका भी शुक्रिया, नीतीश आपका भी शुक्रिया और संतोष आपका भी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सभी स्टेडियम खोले जाएंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को भी खोलने की मंजूरी है। स्टेडियम में खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने बैठक बुलाई है 1:30 बजे, उपेंद्र तिवारी ने यह बैठक बुलाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, ये कम से कम उन खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है जो लॉकडाउन के दौर में अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने 1:30 बजे अधिकारियों की बैठक बुलाई है और उसमें ये तय किया जाएगा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोल दिया जाए और जो प्रैक्टिस है खिलाड़ियों की वो चलती रहे। दर्शकों को आने की मंजूरी नहीं होगी, जैसा कि खेल मंत्री ने एबीपी गंगा से बातचीत में बताया। ये जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रैक्टिस जो बाधित थी इतने दिनों से, वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कोई दर्शक उसमें स्टेडियम में या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने की उसकी मंजूरी नहीं दी जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में सभी स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों को आने की मंजूरी नहीं होगी। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।